हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डून सिविल एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने अपनी करंट अफेयर्स की सीरीज़ शुरू की है, तो उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम लोग नेक्स्ट थर्ड क्लास अपनी यहाँ पर लेकर आए हैं, जो कि करंट अफेयर्स पर फोकस्ड है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, डायरेक्ट क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम आपके इम्पॉर्टेंट डेज। सो फर्स्ट, इस बार का जो इम्पोर्टेंट डे था वो था आपका वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे, जो कि ऑब्जर्व किया जाता है बच्चे 30 जून को। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे 30 जून को मनाया जाता है। इस बार की थीम थी, इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे की थीम थी बेटा, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेशनल डॉक्टर्स डे। बेसिकली ये डे ऑब्जर्व किया जाता है आपका 1 जुलाई, नेशनल डॉक्टर्स डे को। और क्योंकि नेशनल है तो ये इंडिया में ही इसको ऑब्जर्व किया जाता है। ये हर जुलाई के फर्स्ट जुलाई को ऑब्जर्व किया जाएगा टू ऑनर द बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी ऑफ ग्रेट फिजिशियन एंड सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल डॉक्टर BC रॉय, विधान चंद्र रॉय। तो इनकी डेथ एंड बर्थ एनिवर्सरी पर इस डे को मनाया जाता है। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि एक ग्रेटिट्यूड शो किया जाता है फॉर द डॉक्टर्स, फॉर देयर सर्विस जो इस सोसाइटी को देते हैं। इस बार की जो थीम थी बच्चे वो है इम्पॉर्टेंट होगी, फैमिली डॉक्टर ऑन द फ्रंट लाइन, इस बार की थीम थी। और अगर इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को देखें तो 1991 से इसको मनाया जा रहा है विधान चंद्र रॉय की याद में, और ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे कहाँ के, वेस्ट बंगाल के। तो अगर हम एक इत्तेफाक की बात करें तो इनका जो बर्थ है वो भी 1 जुलाई 1882 को हुआ था, और डेथ भी इनकी 1 जुलाई 1962 को हुई थी। तो इसी वजह से नेशनल डॉक्टर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है 1 जुलाई को। नेक्स्ट है बेटा 1 जुलाई का एक और इम्पॉर्टेंट डे, जो कि था नेशनल पोस्टल वर्कर डे। नेशनल पोस्टल वर्कर डे, तो आपको पता है पोस्ट ऑफिस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे रूरल और अर्बन एरिया में। तो उसी के एप्रिसिएशन के लिए इसको ऑब्जर्व किया जाता है 1 जुलाई को। बेसिकली ये 1997 से मनाया जा रहा है इंडिया में। नेक्स्ट है बेटा नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे, जो कि ऑब्जर्व किया गया 1 जुलाई। तो इसको हम फॉर ऑल्सो जानते हैं CA डे के नाम से भी। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे CA डे के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको जो फाउंडिंग है इस इंस्टीट्यूट की, ICAI की जो फाउंडेशन हुई थी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, वो 1949 में की गई थी भारतीय संसद के द्वारा, और वो हुई थी 1 जुलाई को। ठीक है, तो इसीलिए इसको ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट वर्ल्ड UFO डे। UFO आपको पता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो वर्ल्ड UFO डे मनाया जाता है आपका 2 जुलाई को, इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। ये बेटा 2 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है, और बेसिकली ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और उनको एनकरेज करने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, जो कि अगेन 2 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे, 2 जुलाई को इसको ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास वर्ल्ड जूनोसिस डे। ये आपका इंपॉर्टेंट होगा बेटा, वर्ल्ड जूनोसिस डे, बिकॉज अगर हम जूनोटिक डिजीजेस की बात करें तो कोविड-19 जो आपका इस बार बहुत ही इसने हमारे सोसाइटी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है पिछले 2-3 सालों से, तो इट इज़ ऑल्सो अ जूनोटिक डिजीज़। तो हर साल 6 जून को बच्चे वर्ल्ड जूनोसिस डे को मेमोरेट किया जाता है ऑन द एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट एवर वैक्सीन गिवन फॉर एनी जूनोटिक डिजीज़। बेसिकली जूनोटिक डिजीज़ क्या होती हैं, जो एनिमल्स से हमको मिलती हैं, एनिमल्स के द्वारा ह्यूमंस में फैलती है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस डे का जो पर्पस है बेटा वो ये है टू रेज अवेयरनेस ऑफ इलनेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम ह्यूमंस टू एनिमल्स। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई है, फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस है।
एनिमल्स टू ह्यूमंस। ठीक है, तो इस बार की जो थीम थी वो थी लेट्स ब्रेक द चेन ऑफ जूनोटिक ट्रांसमिशन। ठीक है, अगर हम बात करें कोविड 19 की, तो कोविड 19 पेंडेमिक, ये जो डिजीज है ये भी एक जूनोटिक डिजीज है। अब इसकी हिस्ट्री पर बहुत सारे फैक्ट्स आपको मिलेंगे अच्छे। सबसे पहले देखा जाए तो 2300 BC में रेबीज वॉज द फर्स्ट रिकॉर्डेड डिजीज थी, जूनोटिक डिजीज थी। और मोजियक एस्मुना कोड ऑफ बेबीलोन ने इसका पहला रिटन अकाउंट लिखा था रेबीज के बारे में, कि रेबीज की वजह से क्या हो रहा है, लोगों की डेथ हो रही है। ठीक है, और इसका जो कारण है वो है डॉग्स। तो 2300 BC में फर्स्ट जूनोटिक डिजीज को रिपोर्ट किया गया था। उसके बाद सितंबर 29, 1976 में इबोला, आप जानते होंगे इबोला भी एक जूनोटिक डिजीज है, इबोला को डिस्कवर किया गया था। और इसको जो नाम रखा गया था वो इबोला रिवर के ऊपर रखा गया था, और ये पाई गई थी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। उसके बाद बेटा 2009 में थर्ड जूनोटिक डिसीज का आउटब्रेक हुआ था, दैट वाज स्वाइन फ्लू। ठीक है, तो जिसको हम बोलते हैं H1N1 इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जाना जाता है, और लगभग 2,84,000 के आसपास डेथ इस पर रिकॉर्ड हुई थी। और आपको पता ही है कि 30 जनवरी 2020 में WHO ने नोवल कोरोना वायरस आउटब्रेक को क्या माना था, एक इमरजेंसी घोषित किया था। ठीक है, 6 जुलाई को ही 1885 में, अब इसको मनाया क्या जाता है, ये सारे तो क्या हैं बच्चे आपके, वो रिपोर्टेड केसेस हैं जूनोटिक डिजीज के। तो इन्हीं के अवेयरनेस के लिए हमने जूनोसिस डे सेलिब्रेट ऑब्जर्व किया 6 जुलाई को। तो इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो 6 जुलाई 1885 को एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था लुइस पास्चर, आप सभी जानते होंगे। तो लुइस पास्चर ने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ पास्चराइजेशन। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहली जूनोटिक डिजीज की सबसे पहली वैक्सीनेशन बनाई थी। ठीक है, और ये वैक्सीनेशन जो लगाई गई थी वो लगाई गई थी जोसेफ मिस्टर पर, जो कि रेबीज के एक पेशेंट थे जिनको डॉग ने काट लिया था। तो ये इसका एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है जूनोसिस डिजीज का, जूनोटिक डिजीजेस का। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप मान सकते हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं जूनोटिक डिजीजेस के बारे में। तो याद रखिएगा जूनोटिक डिजीज को सेलिब्रेट ऑब्जर्व किया जाता है 6 जुलाई को। नेक्स्ट बच्चे, अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस। तो जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई थी, इस बार भी वैसा ही है। पहला है न्यू चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। तो किसे बनाया गया है, जस्टिस श्री सतीश चंद्र शर्मा। तो जस्टिस श्री सतीश चंद्र शर्मा को चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट अपॉइंट किया गया है, और इनको शपथ दिलाई है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली जो कि हैं श्री विनय कुमार सक्सेना। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो के चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया है, और अब आकाश अंबानी जो उनके ही बेटे हैं, आकाश अंबानी बन गए हैं न्यू चेयरमैन ऑफ रिलायंस जियो। ठीक है, तो रिलायंस की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1973 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र है, और चेयरमैन और एमडी है मुकेश अंबानी। बट अब नए चेयरमैन बन चुके हैं आकाश अंबानी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा तेलंगाना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस। तेलंगाना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं मिस्टर उज्जल भुयान। तो मिस्टर उज्जल भुयान बने हैं तेलंगाना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस। नेक्स्ट बेटा चेयरमैन ऑफ गेल। ठीक है, चेयरमैन ऑफ गेल बने हैं मिस्टर संदीप कुमार गुप्ता। तो मिस्टर संदीप कुमार गुप्ता बने हैं नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ गेल। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के नए सीएम बने हैं आपके
श्री एकनाथ शिंदे। तो शिवसेना के नेता हैं श्री एकनाथ शिंदे, और ये चीफ मिनिस्टर बने हैं 20th चीफ मिनिस्टर बने हैं महाराष्ट्र के। तो इनको जो ओथ दिलाई गई थी वो महाराष्ट्र के गवर्नर श्री भगत सिंह कोश्यारी जी ने इनकी ओथ सेरेमनी को कंप्लीट करवाया। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा भारत के नए अटॉर्नी जनरल। वैसे तो नए नहीं कहेंगे क्योंकि इनको 3 मंथ्स का एक्सटेंशन मिला है, रीअपॉइंटमेंट हुई है। तो भारत के जो नए रीअपॉइंटेड अटॉर्नी जनरल है वो है मिस्टर के वेणुगोपाल। तो इनकी जो ओथ सेरेमनी कंप्लीट कराई गई है वो कराई गई है प्रेसिडेंट के द्वारा, जो कि है श्री रामनाथ कोविंद। ठीक है, नेक्स्ट बेटा फिलीपींस के नए प्रेसिडेंट बने हैं मिस्टर फर्डिनेंड मार्कोस। मिस्टर फर्डिनेंड मार्कोस बने हैं फिलीपींस के नए प्रेसिडेंट। नेक्स्ट बेटा FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि FATF की ग्रे लिस्ट में अभी भी पाकिस्तान का नंबर है ना, और ये भी कहा था कि ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो क्या हो जाए, ब्लैक लिस्टेड हो जाए। जनरली FATF क्या करती है, ये किसी भी देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को चेक करती रहती है। ठीक है, तो FATF के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन बने हैं, मिस्टर T राजा कुमार। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है बेटा इंटरनेशनल इवेंट्स के हिसाब से भी और अपॉइंटमेंट के हिसाब से भी। नेक्स्ट है बच्चे 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। तो 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल बने हैं मिस्टर याइर लापिद। इजराइल के बारे में बात करें, एक छोटा सा फैक्ट कि इसकी जो कैपिटल है वो है जेरूसलम, और यहाँ की जो करेंसी है वो है इजरायली शेकिल। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट की बात करें अभी आपको पता है कि महाराष्ट्र के नए CM बने हैं एकनाथ शिंदे। तो वहीं महाराष्ट्र के एक लॉयर, मुंबई लॉयर और फर्स्ट टाइम MLA श्री राहुल नार्वेकर बने हैं द यंगेस्ट स्पीकर इन द कंट्री। ठीक है, द यंगेस्ट स्पीकर इन द कंट्री बने हैं श्री राहुल नार्वेकर, और ये महाराष्ट्र के 16वें स्पीकर बने हैं। तो महाराष्ट्र की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जो कि 1960 से शुरू हुई है, 1960 से चल रही है, तो यहाँ के जो सबसे यंगेस्ट स्पीकर बने हैं वो बने हैं कौन, राहुल नार्वेकर। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यंगेस्ट एवर है इंडिया में। एंड द लास्ट इज द फर्स्ट ब्लैक वुमेन ऑन यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट। आपको पता है कि जनरली वेस्टर्न कंट्रीज में रेसिज्म बहुत ज़्यादा डीप रूटेड है, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट की जो पहली ब्लैक वुमेन जो अपॉइंट हुई है वो है मिस केतांजी ब्राउन जैक्सन। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, ये थी आपकी इस बार की अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन। नेक्स्ट है आपके इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स। तो पहली बात है बेटा उड़ीसा गवर्नमेंट। उड़ीसा ने हाल ही में नेशनल MSME अवार्ड जीता है। ठीक है, तो नेशनल MSME अवार्ड जो दिया गया है राज्यों को फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ MSME सेक्टर। MSME का मतलब है बेटा आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो वहाँ पर उड़ीसा गवर्नमेंट को क्या दिया गया है, फर्स्ट प्लेस उसको मिली है, तो फर्स्ट प्राइज यहाँ पे दिया गया। नेक्स्ट बेटा भारत की एक कंपनी है IG ड्रोन्स। तो IG ड्रोन्स को दिया गया है ग्लोबल एयर अवार्ड्स बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशनल अवार्ड। ये अवार्ड मिला है भारत की एक कंपनी IG ड्रोन्स को। नेक्स्ट है बेटा CII का क्वालिटी रत्न अवार्ड 2021। तो ये दिया गया है अशोक सूता को। ठीक है, तो वैसे तो ये अवार्ड 2021 का है, 21 में दिया गया है। ठीक है, तो ये जो इस्टेब्लिश हुआ था, ये हुआ था इस्टेब्लिश 2019 में। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडरशिप, बिजनेस लीडरशिप, कंट्रीब्यूशन एंड डेडिकेशन फॉर इंडियाज क्वालिटी मूवमेंट के लिए दिया जाता है। तो अशोक सूटा को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, आ सकता है आपका एग्जाम में, दैट इज फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है इस बार
कर्नाटका की सिनी शेट्टी ने, ठीक है, शी हेल्स फ्रॉम कर्नाटका। नेक्स्ट है बेटा आयुर्वेदा रत्न अवार्ड। तो आयुर्वेदा रत्न अवार्ड दिया गया है यूके पार्लियामेंट के द्वारा दिया गया है। किसे दिया गया है? तनुजा नेसारी। तो ये याद रखिएगा, आयुर्वेदा रत्न अवार्ड जो कि प्रेजेंट किया गया है यूके पार्लियामेंट में, यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट ने, और दिया किसे है? तनुजा नेसारी को। तो हु इज तनुजा नेसारी? शी इज द डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा के जो इंस्टीट्यूट है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, उसकी डायरेक्टर है, और इनको इस बार दिया गया है आयुर्वेदा रत्न अवार्ड फ्रॉम यूके। नेक्स्ट है बेटा माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022, ये दिया गया है HCL को, ठीक है, HCL को दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड। और HCL की बात करें तो HCL के जो CEO हैं वो है C विजय कुमार, और HCL की जो फाउंडेशन हुई थी, स्थापना हुई थी, वो हुई थी आपकी 12 नवंबर 1991 को, और इसका हेडक्वार्टर है आपका नोएडा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स थे इस वीक के। नेक्स्ट चलते हैं बेटा डिफेंस न्यूज से संबंधित। हाल ही में पद्मा नाम से इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम की स्थापना की है, ठीक है। तो पद्मा का ये भी हो सकता है कि आपसे फुल फॉर्म भी पूछ ली जाए, करंट अफेयर्स किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, स्टैटिक रूप से भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए याद रखिएगा कि पद्मा की फुल फॉर्म भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। बेसिकली पद्मा किसने लॉन्च किया है? इंडियन कोस्ट गार्ड ने लॉन्च किया है, और ये है क्या? इट इज़ अ सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम। तो जो ये क्या है? एक पेरोल ऑटोमेशन है, मतलब जो सैलरी डिसबर्स की जाती है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, मंथली अलाउंसेस जो दिए जाते हैं, वो क्या होंगे? बेसिकली एक सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम इन्होंने बनाया है। तो पद्मा की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है आपकी पेरोल ऑटोमेशन फॉर डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंसेस, PADMA, ठीक है। तो ऑटोमेटेड पे एंड अलाउंस मॉड्यूल है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से, जो कि इनॉग्रेट किया गया है CGDA के कंट्रोलर जनरल के द्वारा। CGDA के कंट्रोलर जनरल हैं रजनीश कुमार, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या कि जो ICG इंडियन कोस्ट गार्ड के लगभग 15,000 जो पर्सनल्स हैं, उनको जो अलाउंसेस दिए जाएंगे वो अब एक सेंट्रलाइज सिस्टम के द्वारा दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा DRDO ने हाल ही में एक ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का सफल परीक्षण किया, ठीक है। तो उसकी एक मेडन फ्लाइट का सफल परीक्षण किया गया। कहां पर किया गया? कर्नाटका के चित्रदुर्गा टेस्ट रेंज में, ठीक है। अभी ये एरियल व्हीकल अननेम्ड है, इसका कोई नाम नहीं रखा गया है, ठीक है। और ये डेवलप किया गया है ADE के द्वारा, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा, और इसकी रिसर्च हुई है किसने करी है? इस पर रिसर्च DRDO ने करी है। अगर हम DRDO की बात करें तो DRDO की स्थापना हुई थी बेटे 1958 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, और चेयरमैन है डॉक्टर G सतीश रेड्डी। तो DRDO कैसी ऑर्गेनाइजेशन है? ये एक एजेंसी है जो कि काम करती है किसके अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करती है। तो अभी इस एयरक्राफ्ट को अननेम्ड किया गया है, आगे चलकर इसका एक नाम रखा जाएगा, तो हम वहाँ पर आपको इसकी डिटेल्स जरूर देंगे। डिफेंस की एक और बात करें इस बार की न्यूज़ की, तो INS सतपुरा और P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट पर्ल हार्बर पे आए हैं, या पर्ल हार्बर पे गए थे इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन रिम्पैक्ट 22 रिम्पैक्ट 22 पर को भारत की तरफ से जो पार्टिसिपेशन किया है वो 2 वेसल्स ने किया है। एक है INS सतपुरा और दूसरा है P8I एयरक्राफ्ट। अब रिम्पैक्ट 22 है क्या? एक नेटो के द्वारा एक एक्सरसाइज है, ठीक है। उसके बारे में अभी थोड़ी देर में डिटेल में पढ़ेंगे। रिम्पैक्ट 22 में भारत की तरफ से इन्होंने क्या किया है? पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट है बेटा इंडियन आर्मी ने हाल ही में एक सुरक्षा मंथम 2022 प्रोग्राम को लॉन्च किया। तो बेसिकली ये है क्या? जो डेजर्ट कॉर्प्स है इंडियन आर्मी के, उन्होंने एक सुरक्षा मंथम स्टार्ट किया है ऑन एक्सपेक्ट्स ऑफ बॉर्डर एंड कोस्टल सिक्योरिटी एट जोधपुर। तो इट इज़ अ प्रोग्राम जिसमें BSF, CRPF, बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस भी इंडियन आर्मी के डेजर्ट क्रॉप्स के साथ
वर्क कर रही हैं। नेक्स्ट है बेटा इंपॉर्टेंट अबॉर्चरीज, शोक समाचार। ठीक है, तो हाल ही में पलोनजी मिस्त्री का निधन हुआ। ये कौन थे? ही इज द चेयरमैन ऑफ शापरूजी पलोनजी ग्रुप। ठीक है, इसके चेयरमैन थे। नेक्स्ट वीरेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह जी का भी यहाँ पर हाल ही में निधन हुआ है और ही वॉज द ओलंपिक एंड वर्ल्ड कप मेडलिस्ट इन हॉकी फ्रॉम इंडिया। भारत की तरफ से हॉकी में ओलंपिक और वर्ल्ड कप मेडलिस्ट थे। कौन? वीरेंद्र सिंह। कई बार बच्चे क्वेश्चन ये भी आता है कि जैसे क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि हाल ही में वीरेंद्र सिंह जी का निधन हुआ, वो किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करते थे? ऑप्शन में आ जाएगा फुटबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन। तो याद रखिएगा कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ही वॉज अ फेमस हॉकी प्लेयर। नेक्स्ट है बेटा लिनार्डो डेल वेकिनो, हाल ही में निधन हुआ और ये बिलियनर हैं एंड ही वॉज द ओनर ऑफ रेबैन। तो रेबैन के जो फाउंडर थे बिलियनर लिनार्डो डेल वेसिनो, इनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट तरुण माजुमदार जो कि एक वेटरन फिल्म डायरेक्टर थे ऑफ बंगाल, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। और EM सुधीर जो कि एक क्या है फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर है, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो इनके जो फील्ड हैं ये पूछे जाते हैं बच्चों, तो इसलिए फील्ड का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो इन स्पेस ने भारत के पहले स्पेस स्टार्टअप को पेलोड लॉन्च करने की ऑथराइजेशन दे दी है। इन स्पेस की फुल फॉर्मेशन की बात करें तो इन स्पेस की फुल फॉर्मेशन है इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ठीक है, तो इन्होंने भारत के 2 स्टार्टअप्स को, स्पेस स्टार्टअप्स जिसका नाम है ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, तो इनको अपना पेलोड लॉन्च करने की ऑथराइजेशन दे दी है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि इलॉन मस्क की स्पेस एक्स, तो वो भी एक स्टार्टअप है, तो वो भी अपने पेलोड क्या कर रही है? लॉन्च कर रही है। तो वैसे ही भारत की तरफ से ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है, तो इनके भी पेलोड्स को लॉन्च करने की ऑथराइजेशन मिल चुकी है। किसके द्वारा? इन स्पेस के द्वारा। इन स्पेस की बात करें तो इन स्पेस का हेडक्वार्टर है अहमदाबाद गुजरात में और इसके चेयरमैन है पवन कुमार गोयंका। इन स्पेस एक सिंगल विंडो ऑटोनॉमस एजेंसी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करती है। ठीक है, बेसिकली इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है प्रमोट, ऑथराइज, मॉनिटर और सुपरवाइज करना भारत की प्राइवेट या फिर हम कहें नॉन गवर्नमेंटल स्पेस एक्टिविटीज़ को। ठीक है, जो गवर्नमेंटल स्पेस एक्टिविटीज़ हैं वो तो इसरो के ही कंट्रोल में रहेंगी, उसी के सुपरविजन में रहेंगी, बट जो नॉन गवर्नमेंटल प्राइवेट एजेंसीज हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको कौन चेक करता है? इन स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा बेस्कॉम ने हाल ही में एक मोबाइल ऐप लॉन्च करी है जिसका नाम है ईवी मित्र। ठीक है, तो ईवी मित्र के बारे में समझेंगे। तो ईवी मित्र एक स्मार्टफोन ऐप है जो कि बेस्कॉम के द्वारा डेवलप की गई है। बेस्कॉम की फुल फॉर्म है बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। ठीक है, बेसिकली ये क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी? ये बताएगी कि कितने ईवी चार्जिंग स्टेशंस हैं बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, साथ साथ ये उनके उन चार्जिंग स्टेशंस की डिटेल्स भी रियल टाइम में प्रोवाइड कराएगी। तो जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं तो वो अपने इन स्टेशंस में अपने स्पॉट को रिजर्व कर सकते हैं एडवांस में। ठीक है, और ये है ईवी जागृति वेब पोर्टल। तो ये पहले लॉन्च किया गया था, ईवी जागृति वेब पोर्टल पहले लॉन्च किया गया था बेस्कॉम के द्वारा, है ना। और ये जो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट था किसके द्वारा? नीति आयोग और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। तो इसका याद रखेगा, ईवी मित्र एक क्या है? एक मोबाइल ऐप है जो कि रियल टाइम डिटेल्स देगी फॉर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस की। ठीक है, और इसको डेवलप किया है किसने? बेस्कॉम ने, दैट इज बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। दैट्स इट। नेक्स्ट है बेटा स्पोर्ट्स न्यूज़। भारत के पहले गोल्ड जीतने वाले IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में, ठीक है, VS गुरु नायडू
भारत के पहले प्लेयर बने हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है। ठीक है, तो दीपक पुनिया ने ब्रॉन्ज जीता है एशियन, तो पहली न्यूज़ तो यही हो गई। ठीक है बेटा, कि इन्होंने गोल्ड जीता है। साथ साथ अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में दीपक पुनिया ने भी क्या जीता है, इस बार भारत की तरफ से ब्रॉन्ज जीता है। तो दो, ये एक तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक थी तो इसलिए मेरे को कन्फ्यूजन हो गया, बट याद रखेगा IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत की तरफ से पहला गोल्ड जीतने वाले जो प्लेयर हैं वो है VS गुरु नायडू। और अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में जो ब्रॉन्ज जीता है भारत की तरफ से वो है दीपक पुनिया। ठीक है, और ये अंडर 23 रेसलिंग चैंपियनशिप, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ हेल्ड हुई थी, ये हुई थी बिश्केक किर्गिस्तान में। नेक्स्ट है बेटा टेनिस से संबंधित, जो नोवाक जोकोविच है, ये पहले प्लेयर बने हैं टू विन 80 मैचेस इन ऑल 4 ग्रैंड स्लैम्स। तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि नोवाक जोकोविच पहले प्लेयर बने हैं जिन्होंने 80 मैच जीत लिए हैं सभी 4 ग्रैंड स्लैम्स में। नेक्स्ट है बेटा, इंपॉर्टेंट है बिजनेस न्यूज़ के आधार पर भी, कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो प्रिंसिपल स्पॉन्सर बने हैं वो कंपनी बनी है अडानी स्पोर्ट्स लाइन। तो अडानी स्पोर्ट्स लाइन भारत के ओलंपिक एसोसिएशन की प्रिंसिपल स्पॉन्सरशिप हासिल करी है इन्होंने। और अभी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मिस्टर अडानी के ऊपर एक बुक भी लॉन्च की जा रही है, तो जरूर बताइएगा उस बुक का नाम क्या है। ठीक है, तो यहां पर इनका एक लॉन्ग टर्म मेजर स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट हुआ है। नेक्स्ट बेटा, डायमंड लीग मीट में भारत की तरफ से सिल्वर मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने। तो जेवलिन थ्रोअर हैं, पिछली क्लास में हमने बात करी थी कि इन्होंने अपना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा, पहले नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा फिर अपना ही नेशनल रिकॉर्ड दूसरे टूर्नामेंट में तोड़ा। तो ठीक है बेटा, तो याद रखिएगा स्टॉकहोम में ये मीट हुआ था, डायमंड लीग मीट, और यहाँ पर इन्होंने अपना जो थ्रो किया था वो था 89.94 मीटर्स। तो नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट बेटा, हाल ही में जसप्रीत बुमराह ने, ठीक है, 29 रन्स बनाकर ब्रायन लारा जो एक पुराने खिलाड़ी हैं वेस्ट इंडीज के, उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, तो बाय 1 रन इन्होंने इसका रिकॉर्ड तोड़ा है, और इस समय बॉलिंग कराए थे स्टुअर्ट ब्रॉड। ठीक है, तो एक ही ओवर में, किसमें, टेस्ट क्रिकेट में, तो एक ही ओवर में पहले जो रिकॉर्ड था ब्रायन लारा का था वो था 28 रन का, तो इन्होंने 1 रन से उसको तोड़ दिया है, 29 रन बना दिए हैं। तो टेस्ट रिकॉर्ड में एक ही ओवर में सबसे ज़्यादा रन बनाने का जो रिकॉर्ड है वो अब है किसके पास, जसप्रीत बुमराह के पास। ठीक है, 18 साल पुराना रिकॉर्ड था ब्रायन लारा का, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के रॉबिन पीटरसन के खिलाफ ये रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें उन्होंने 2003 और 4 में 28 रन बनाए थे टेस्ट मैच में। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे अब नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट न्यूज़ की तरफ। नेशनल न्यूज़ की बात करें तो बेटा हाल ही में गवर्नमेंट ने डाक कर्मयोगी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। अब ये डाक कर्मयोगी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म क्या है इसको समझते हैं। भारत के मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, रेलवेज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, कौन, श्री अश्वनी वैष्णव ने, ठीक है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन श्री देवशीन चौहान ने डाक कर्मयोगी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की स्थापना की है, उसको लॉन्च किया है। बेसिकली इससे क्या होगा, इनको स्टूडेंट्स क्या कर सकेंगे, एक्सेस कर सकेंगे यूनिफॉर्म एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग मटेरियल ऑनलाइन इन अ हाइब्रिड कैंपस सेटिंग। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि जो 4 लाख ग्रामीण डाक सेवक हैं तो उनके लिए यहाँ पर कह सकते हैं आपकी इंफॉर्मेशन एक्सेस करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा रिलेटेड टू देयर फील्ड। तो जिसकी वजह से इनका एम ये है कि यहाँ पर क्या किया जा सके, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव किया जा सके। तो यहाँ पे एक डाक कर्मयोगी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में ये डाक सेवकों के लिए एक
प्लेटफॉर्म है जहां पर वो अपनी टेक्निकल इंफॉर्मेशंस को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चे, केरला गवर्नमेंट ने MEDI-SCP स्कीम को रोल आउट किया है। तो ये अभी तक की सबसे लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है MEDI-SP, दैट इज मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम फॉर स्टेट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स, और ये 1 जुलाई से इफेक्ट हो जाएगी। तो भारत की लार्जेस्ट एवर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम किस राज्य ने स्थापित शुरू की है? वो करी है केरला सरकार ने। ठीक है, केरला की बात करें तो यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान और यहाँ के CM हैं पिनराई विजयन, P विजयन, और केरला की जो कैपिटल है वो है तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट है बेटा, बेंगलुरु में हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने बॉस्क के स्मार्ट कैंपस को लॉन्च किया है या उसको इनॉग्रेट किया है। तो बेसिकली बॉस्क इंडिया एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, जो कि नए स्मार्ट कैंपस स्टार्ट करने जा रही है बेंगलुरु में। ठीक है, और यहाँ पर अपनी टेक्नोलॉजी और सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि भारत और बॉस्क दोनों की दोनों कंपनी अपनी 75th एनिवर्सरी क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसी के आधार पर इन्होंने कहा है कि हम क्या करेंगे, स्मार्ट कैंपस लॉन्च करेंगे। ठीक है, इट इज स्टेपिंग अप इट्स अलॉट का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स एक्टिविटीज इन दैट नेशन बाय रीब्रांडिंग इट्स हेडक्वार्टर्स इन अडुगी इंडिया एज अ न्यू स्मार्ट कैंपस कॉल्ड स्पार्क। तो अब समझते हैं इसके बारे में। स्पार्क बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित नए स्मार्ट कैंपस हैं जो कि किसने लॉन्च करे हैं, बॉस्क इंडिया में। कहां पर? बेंगलुरु में। नेक्स्ट है बच्चे, फोरम फॉर नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस इंडिया इज लॉन्च्ड बाय NIUAK, C-Cube एंड WRI। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक WRI और एक C-Cube। ठीक है, तो इन्होंने एक फोरम लॉन्च किया है फॉर नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस में। तो WRI की बात करें तो WRI की फुल फॉर्म है वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, और NIUA की फुल फॉर्म की बात करें तो इट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स। तो इन्होंने भारत का पहला कोलेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है फॉर नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस ड्यूरिंग द 11th वर्ल्ड अर्बन फोरम इन पोलैंड। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, ये फोरम क्या प्रोवाइड करेगा, ये प्रोवाइड करेगा इकोसिस्टम बेस्ड सर्विसेज। ठीक है, एनवायरमेंट बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पर जितने भी एक तरीके से फोरम है तो बहुत सारे लोग अपना यहाँ पे क्या देते हैं, ओपिनियन देते हैं। ठीक है, काफ़ी जहाँ पे भी जैसे रिलेटेड इश्यूज़ की बात करें हम, जैसे हीट वेव्स है, अर्बन फ्लड्स है, पॉल्यूशन है, तो इनके बारे में क्या होता है, चर्चा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा इंटरनेशनल न्यूज़। इंटरनेशनल न्यूज़ की बात करें तो भारत स्पेशल आसियान इंडिया फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग को होस्ट करने जा रहा है, जिसकी फुल फॉर्म है SAIFMM। तो स्पेशल आसियान इंडिया फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। ठीक है, तो भारत के जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं श्री S जयशंकर और सिंगापुर के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं श्री विवियन बालाकृष्ण, जो कि भारत के कोऑर्डिनेटर भी हैं, तो ये इसके को चेयर करेंगे। तो अगर आसियान की बात करें तो ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है लगभग 10 देशों की इन साउथ ईस्ट एशिया। बेसिकली ये क्या काम करते हैं, ये काम करते हैं इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन को और फैसिलिटेट करते हैं इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, मिलिट्री एंड सोशियो कल्चरल इंटीग्रेशन बिटवीन मेंबर कंट्रीज ऑफ एशिया पैसिफिक ए रीजन। बेसिकली आसियान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आसियान का मेन ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना, सामाजिक प्रोग्रेस करना, सोशल प्रोग्रेस करना और साथ साथ कल्चरल डेवलपमेंट करना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इंडिया फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग जो आसियान की है वो कौन होस्ट करने वाला है, भारत होस्ट करने वाला है। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि भारत SCO का 8th राउंड भी क्या करने वाला है,
दिल्ली में होस्ट करने वाला है, या फिर हम कहें कि SCO का 8th राउंड जो मीटिंग है वो दिल्ली में आयोजित की जाएगी। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि जितने भी बॉर्डर सर्विसेज के हेड है इनकी ये मीटिंग होगी। ठीक है, और यहाँ पर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर स्टेट्स हैं वो सभी यहाँ पर आएंगे। यहाँ पे भारत के साथ साथ 7 अदर कंट्रीज, कौन कौन सी? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और स्कोरेट्स के एग्जीक्यूटिव्स भी यहाँ पर इस मीटिंग में क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। तो भारत को रिप्रेजेंट करेंगे BSF के डायरेक्टर जनरल हु इज पंकज कुमार सिंह। तो पंकज कुमार सिंह भारत के BSF के डायरेक्टर जनरल है जो इसको रिप्रेजेंट करेंगे। SCO की बात करें बेटा, कुछ फैक्ट्स की बात करें तो SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 15 जून 2021 में। इसके मेंबर स्टेट्स हैं 8, रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक, उज्बेकिस्तान एंड तजाकिस्तान। ठीक है, तो 7 मेंबर कंट्रीज हैं, 8 मेंबर कंट्रीज हैं। अगर इसके सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो झांग मिंग इसके सेक्रेटरी जनरल है SCO के, और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा, द इंटरनेशनल न्यूज़। ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की जो 12वीं मीटिंग है वो कैसे होगी? वर्चुअली होगी, तो इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। अब बात करते हैं रिम्पैक के बारे में। तो मैंने अभी आपको बताया था कि भारत की तरफ से 2 वेसल्स रिम्पैक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो रिम्पैक का आयोजन किया गया हवाई में विद 21 पार्टनर नेशन शिप्स। ठीक है, अब रिम्पैक के बारे में बात करते हैं कि टोटल ऑफ 21 यूनाइटेड स्टेट्स पार्टनर्स के जो नेशन शिप्स हैं, जिसमें कि सबमरीन और 14 कंट्रीज ने क्या करा है? पार्टिसिपेट किया है। ये पर्ल हार्बर हिकैम पर इन्होंने एक एक्सरसाइज लॉन्च करी है फॉर द रिम ऑफ द पैसिफिक 2022। तो रिम्पैक की जो फुल फॉर्म है वो है आपकी रिम ऑफ द पैसिफिक 2022। तो ये कहाँ से शुरू हुई है? ये हुई है हवाई से। इस बार रिम्पैक की जो थीम थी वो थी कैपेबल एडेप्टिव पार्टनर्स। कैपेबल एडेप्टिव पार्टनर्स इसकी थीम थी, जिसमें कि 26 नेशंस, 38 सरफेस शिप्स, 4 सबमरीन्स, 9 नेशनल लैंड फोर्सेस एंड मोर देन 30 अनमैन्ड सिस्टम्स, अप्रॉक्सीमेटली 170 एयरक्राफ्ट और लगभग 25,000 सैनिकों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो बेसिकली एक बहुत बड़े स्तर पर एक आपकी नेवल एक्सरसाइज है जो कि रिम ऑफ द पैसिफिक के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब भारत की तरफ से यहाँ पर 2 वेसल्स ने पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट की बात करें बेटा, तो हाल ही में यूरोप ने एक ग्रीन डील साइन करी है। एक ग्रीन डील साइन करी है जहां पर यह प्रपोज किया गया है कि यूरोप क्या करेगा? अपने नेचर को रिस्टोर करेगा बाय 2050 एंड 50% पेस्टिसाइड का यूज़ करेगा बाय 2030। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने एक अपने आप से ही एक क्या कह सकते हैं कमिटमेंट की है कि वो अपने नेचर को प्रिजर्व करेंगे, रिस्टोर करेंगे और अपने पेस्टिसाइड यूज़ को क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे 2030 तक। यूरोपियन कमीशन की बात करें तो बेटा इसकी स्थापना हुई थी 16 जनवरी 1958 को। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम और प्रेसिडेंट है उर्सुला वोन डेर। यूरोपियन कमीशन एग्जीक्यूटिव है यूरोपियन यूनियन का। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेट न्यूज़। स्टेट न्यूज़ की बात करें बेटा तो हाल ही में BSE ने MACCI के साथ कोलैबोरेशन किया है इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन SME लिस्टिंग अक्रॉस महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में इसकी लिस्टिंग के लिए इन्होंने कोलैबोरेशन किया है। तो भारत का एक लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज है BSE, तो इन्होंने MACCIA की फुल फॉर्म क्या है बच्चे? महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, इन ऑर्डर टू प्रमोट एंड क्रिएट अवेयरनेस इन महाराष्ट्र ऑन द बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज प्लेटफॉर्म। बेसिकली अगर कोई स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज अपने आप को लिस्ट करता है BSE में तो उससे उसको क्या फ़ायदा मिलेगा, उसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए
क्रिएट करने के लिए BSE ने MACCIA के साथ क्या किया है, कोलैबोरेशन किया है। अगर BSE की बात करें तो BSE की स्थापना हुई थी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1875 में। इसके एट प्रेजेंट चेयरमैन है SS मुंद्रा, MD एंड CEO है आशीष चौहान, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। अभी बात करें एट प्रेजेंट की जनवरी 2022 के डेटा के हिसाब से, तो BSE दुनिया का 8th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग है 276.713 लाख करोड़। ठीक है, तो इन्होंने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को क्या एडवांटेज मिलेगा अपने आप को BSE में लिस्ट करके, उसकी अवेयरनेस के लिए ये क्या किया है, इन्होंने एक कोलैबोरेशन किया है। MACCIA की बात करें तो इसकी फाउंडेशन 1927 में हुई थी। ललित गांधी इसके प्रेसिडेंट है और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे BSE का जो डेटा है आपको ये इंपॉर्टेंट है। अगली बात करते हैं बच्चे, कर्नाटका की सरकार ने हाल ही में काशी यात्रा स्कीम को लॉन्च किया है फॉर देयर पिलग्रिम्स। आपको पता है कि काशी यात्रा है ना, काशी विश्वनाथ टेम्पल अभी हाल ही में रीस्ट्रक्चर्ड किया गया वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में। तो कर्नाटक सरकार ने अपने राज्य के लोगों के लिए एक प्रोजेक्ट की शुरुआत करी है जिसका नाम है काशी यात्रा। तो यहाँ पे ये लगभग 5,000 रुपये का असिस्टेंट, कैश असिस्टेंट देंगे फॉर 30,000 पिलग्रिम्स जो कि जाना चाहते हैं किधर, काशी विश्वनाथ टेम्पल की यात्रा करने फ्रॉम कर्नाटका टू उत्तर प्रदेश। तो कर्नाटका की बात करें तो बेटा ये क्या है, इसके गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत, CM हैं इनके बोम्मई, बसवराज बोम्मई, और कैपिटल है कर्नाटका की बेंगलोर। ठीक है, तो एक तरीके से एक इनकी क्या है, ये आपकी अपने ही लोगों के लिए एक स्कीम इन्होंने लॉन्च करी है। हाल ही में नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं बेटा। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद को रिनेम करने का अप्रूवल किया है। तो औरंगाबाद विल बी रिनेम्ड एज संभाजी नगर, और साथ साथ ओस्मानाबाद जो है उसको भी रिनेम किया जाएगा धाराशिव के नाम से। तो महाराष्ट्र कैबिनेट का एक डिसीजन आया है जहां पर इन्होंने औरंगाबाद को संभाजी नगर के नाम से रिप्लेस किया है और ओस्मानाबाद को धाराशिव के नाम से रिप्लेस किया है। तो इसका भी ध्यान रखिएगा कि व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ औरंगाबाद महाराष्ट्र, ऐसा आ सकता है, याद रखेंगे संभाजी नगर। एंड व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ ओस्मानाबाद, दैट इज़ धाराशिव। महाराष्ट्र की बात करें तो बेटा इसके CM अभी हाल ही में 20वें बन चुके हैं, एकनाथ शिंदे, और इनके गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, जबकि इसकी कैपिटल है मुंबई। ठीक है, तो फैक्ट्स, जो बेसिक फैक्ट्स हैं उनको तो आप नोट करते ही रहें। ठीक है, धीरे धीरे वो एक अच्छा कंटेंट आपके पास मिल जाएगा, फिर आपका स्टैटिक जीके यहीं से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा, हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने एक स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है नारी को नमन। तो नारी को नमन स्कीम जो है वो हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट करी है। तो इस स्कीम में होगा क्या बेटा कि बस का जो टिकट है, बस का जो फेयर है, वहाँ पर वुमेन्स को मिलेगा 50% का कंसेशन। ठीक है, तो ये जो स्कीम है ये हिमाचल प्रदेश के CM हुई जयराम ठाकुर ने इसको लॉन्च किया है, नारी को नमन स्कीम को लॉन्च किया है फ्रॉम धर्मशाला कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश। बेसिकली इसका मेन क्या काम है, वुमेन्स के एम्पावरमेंट कह सकते हैं आप। ठीक है, तो 50% का इनको क्या मिलेगा, वुमेन पैसेंजर्स को कंसेशन मिलेगा इन देयर HRTC बस। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो बेटा गवर्नर है राजेंद्र अर्लेकर, चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर, और कैपिटल है इसकी, 2 कैपिटल हैं बच्चे, जैसे उत्तराखंड की 2 कैपिटल है, तो समर की कैपिटल है शिमला और विंटर्स की कैपिटल है धर्मशाला। ठीक है, तो ये आ सकता है डायरेक्ट एक क्वेश्चन कि नारी को नमन स्कीम, ए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज लॉन्च नारी को नमन स्कीम, तो आपका आंसर होना चाहिए हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है बेटा, हाल ही में NTPC ने कमीशन किया है भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट, कहाँ पर, तेलंगाना पर। तो तेलंगाना में इन्होंने क्या करा है, भारत का सबसे पहला
फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है बाय एनटीपीसी। एनटीपीसी की बात करें बच्चे तो 7 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके चेयरमैन एंड एमडी हैं गुरदीप सिंह, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और ये एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है जो कि कंपनीज एक्ट 1956 के द्वारा इनकॉर्पोरेटेड की गई थी भारत में, और ये कार्य करती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत में। नेक्स्ट बेटा एनवायरनमेंट से संबंधित, तो एक स्पाइडर की एक नई प्रजाति, यहाँ पर इसकी इमेज मैं अवेलेबल नहीं करा पाया, तो यहाँ पर इसकी एक स्पाइडर की एक नई प्रजाति ढूंढी गई है थार डेजर्ट में, और इसका जो नाम रखा गया है वो एक मलयाली आर्कियोलॉजिस्ट अरेक्नोलॉजिस्ट के नाम पर रखा गया है। तो अरेक्नोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो स्पाइडर्स की स्टडी करते हैं उनको अरेक्नोलॉजिस्ट कहते हैं। तो इसके बारे में समझते हैं कि थार डेजर्ट में हाल ही में स्पाइडर की एक नई स्पीसीज आई है जिसका नाम ढूंढी गई है, जिसका नाम मलयाली आर्कियोलॉजिस्ट के नाम पे रखा गया है। तो बेसिकली एक जंपिंग स्पाइडर है, स्यूडोमोग्रस सुधी हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर सुधीर कुमार एवी, ये उसका नाम है बेटा, स्यूडोमोग्रस सुधी, ये इस स्पाइडर का नाम रखा गया है। और ये किसके नाम पे रखा गया है? सुधीर कुमार एवी के नाम पे रखा गया है, जो कि जूलॉजी डिपार्टमेंट के हेड थे क्राइस्ट कॉलेज इन एनिमल सेंटर फॉर एनिमल टेक्सोनॉमी एंड इकोलॉजी केट में। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर ये जो जंपिंग स्पाइडर ढूंढा गया है ये एक जॉइंट एक्सप्लोरेशन था बाय डिमिट्री लुगनोव, ऋषिकेश ये एक नाम है व्यक्ति का, बालकृष्ण त्रिपाठी एंड आशीष कुमार जांगिड़ ऑफ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून। तो देहरादून के 3 ऑफिसर्स इस एक्सप्लोरेशन में थे। स्पाइडर का नाम है स्यूडोमोग्रस सुधी, किसके नाम पे रखा गया? सुधीर कुमार के नाम पे रखा गया। कौन थे वो केट के हेड थे, फाउंडर थे। ठीक है, और ये स्पाइडर की एक नई जो प्रजाति है ये पाई गई है थार डेजर्ट में। नेक्स्ट है बेटा रैंक्स एंड इंडेक्सेस। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग, QS की बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में लंदन को सबसे महान मेट्रोपोलिस फॉर कॉलेज स्टूडेंट के नाम से रिकॉग्नाइज किया गया है। तो लंदन ने टॉप किया है, और भारत की तरफ से मुंबई को माना गया है कि स्टूडेंट्स के लिए जो बेस्ट सिटी है वो है भारत में मुंबई। तो इंडिया की जो हाई रैंक्ड प्यूपिल मेट्रोपोलिस है वो है मुंबई। तो मुंबई को 103 रैंक मिली है यहाँ पर। ठीक है, बेंगलुरु को 114, चेन्नई को और दिल्ली को 125 और 129 रैंक मिली है। मतलब स्टूडेंट्स के लिए जो बेस्ट प्लेसेस हैं QS की रैंकिंग में वो है भारत में मुंबई। नेक्स्ट बात करें कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2022 में के अनुसार बेंगलुरु क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है भारत में। ठीक है, तो बेंगलुरु को सबसे महान मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम माना जा रहा है भारत का। तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम GSEI इंडेक्स के अनुसार, ठीक है, बेंगलुरु कह सकते हो कि बहुत ही अच्छा एक प्लेस बन रहा है, इकोसिस्टम बन रहा है फॉर देयर स्टार्टअप्स। ठीक है, और यहाँ पे इसकी रैंक है 8th ग्लोबली। ठीक है, जबकि न्यू दिल्ली की बात करें तो न्यू दिल्ली रैंक 13 पे है, मुंबई 17 पे है और पुणे 90, और बाकी कुछ भारत के राज्य हैं जिसकी बात करें। टॉप पोजीशन का ध्यान रखिएगा, सैन फ्रांसिस्को यूनाइटेड स्टेट्स, इसको टॉप पोजीशन माना गया है फॉर द स्टार्टअप्स टू स्टार्ट देयर वेंचर। नेक्स्ट है बेटा यूनाइटेड नेशन की हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट के अनुसार, यूनाइटेड नेशन की हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्बन पॉपुलेशन लगभग 2035 में हो जाएगी 675 मिलियन। बहुत ही ज़्यादा बड़ा डेटा है ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी 675 मिलियन। तो इन्होंने एक इंडेक्स रैंक दी है। नेक्स्ट है बेटा समिट्स एंड मीटिंग्स। समिट्स एंड मीटिंग्स की बात करें तो 5th ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव, तो इसको इनॉग्रेट किया है मिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी ने। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ है? ये मुंबई के जुहू बीच में इसको इनॉग्रेट किया गया है या लॉन्च किया गया है।
ठीक है। तो 5th ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव कहाँ इनॉग्रेट किया गया? मुंबई में। किसने किया? मुख्तार अब्बास नकवी में। कौन है मुख्तार अब्बास नकवी? ही इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो बेटा ये थे आपके करंट अफेयर्स इस वीक के। नेक्स्ट वीक की जो करंट अफेयर्स है वो बहुत जल्द आपके पास आ जाएगी, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेटा करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस जो है, करंट अफेयर्स की जो इंपॉर्टेंस है वो आपकी बहुत ज़्यादा है हर प्रकार के एग्ज़ाम में, चाहे वो आपका बैंक का हो, एसएससी का हो, रेलवेज का हो या किसी का भी हो, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास इतनी ही रखेंगे। नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी।